आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 1 के एमसीक्यूज जो कि इजी हैं पेपर 2 के तुलना में, लेकिन फिर भी हम इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप में से अधिक विद्यार्थी आरपीएससी के इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए प्रेरित हो सकें। याद कर लेते हैं कि -I प्रभाव वाले समूह कौन कौन से थे। ये लिस्ट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स शामिल हैं। -I प्रभाव वाले समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं और जिससे इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, आंशिक चार्ज है, वो उत्पन्न होता है। इसलिए इन प्रभाव के आगे माइनस का साइन लगता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो कि अधिकतर एल्किल समूह होते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करते हैं आंशिक रूप से सिग्मा बंध के माध्यम से इनके ऊपर आ जाता है डेल्टा प्लस चार्ज और यही वजह है कि इनको +I प्रभाव वाले समूह कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव जो है वह सिग्मा बंध के आंशिक विस्थापन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव को कहा जाता है जो कि एक स्थायी प्रभाव है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द ग्रुप्स शोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन निर्मोची यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी उनके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और उन्हें कहा जाएगा +I प्रभाव वाले समूह। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो समूह हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह भी हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, -I प्रभाव वाले समूह हैं और जो एल्किल ग्रुप हैं इनमें से ये ही हैं जो कि +I प्रभाव वाले समूह हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4 जो कि डायरेक्ट और सिंपल आंसर था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वह किसी अभिक्रिया के दौरान अटैकिंग रिएजेंट आक्रमणकारी अभिकर्मक के उपस्थिति में उत्पन्न होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो ग्रुप्स हैं या जो एटम्स हैं, कोई भी एटम A, B जैसे भी हों, जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उनके इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है और जिसकी वजह से पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव, संपूर्ण पॉजिटिव संपूर्ण नेगेटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न होता है। और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट समाप्त हो जाता है या चला जाता है या नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव नहीं प्रदर्शित होता। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को अभिक्रियाओं को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। ये 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के लिए क्या सही नहीं है। कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। पहला है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज एसेंशियल। बहुबंध की उपस्थिति आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है, करेक्ट है ये। आउटर अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। बाह्य आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता है। यह एक स्थायी प्रभाव है। यह स्थायी प्रभाव नहीं है क्योंकि जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक चला जाता है या समाप्त हो जाता है या अनुपस्थित होता है तो ये प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म अन्य परमाणुओं पर स्थानांतरित होता है। जी हाँ, स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा आंसर था ऑप्शन 3 जो कि काफ़ी आसान था। इससे पहले कि हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि बेंजोइक एसिड में अम्लता क्यों है। देखिए, कोई भी एसिड जो कि आसानी से प्रोटॉन देता है वो उसकी अम्लता अधिक होती है और इस प्रोटॉन के निकलने के बाद जो एनायन बनता है उसका स्थायित्व यदि अधिक हो तो एसिडिटी अधिक होती है और अगर उसका स्थायित्व कम हो तो एसिडिटी या अम्लता कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, कार्बोक्सिलेट आयन का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया हुआ है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इस माइनस चार्ज को विस्थापित करते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं जिसकी वजह से अम्लता जो है वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो है वो इस माइनस चार्ज को और बढ़ा देते हैं उसके
कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और इसको अनस्टेबल कर देते हैं और अम्लता को घटा देते हैं। इसके साथ ही आइए देखते हैं कि हम ऑर्थो इफेक्ट किसे कहते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। बेंजीन में ये कुछ ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, दोनों प्रकार के एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं और पीके वैल्यूज़ हमने उनका ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो पीके वैल्यू जो है हमें मालूम है कि पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, उसके ऑर्थो पोजीशन का पीके वैल्यू 2.2 है, यानी अम्लता काफ़ी अधिक है। और यहाँ आप देख सकते हैं पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे पीके वैल्यू उतना कम नहीं है, यानी एसिडिटी उतनी अधिक नहीं है। ठीक इसी तरह से ब्रोमो जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी जो पीके वैल्यू इन दोनों की तुलना में ऑर्थो पे बहुत कम है, यानी अम्लता यहाँ पर ऑर्थो पे अगर ब्रोमो समूह लगा हुआ है तो ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की बात थी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, उसमें भी अगर आप ऑर्थो पोजिशन पे पीके का मान देखें तो मेटा और पैरा की तुलना में उस पीके का मान कम है, यानी अम्लता ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। कोई भी समूह, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन दाता हो या इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो, यदि ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में जुड़ा हुआ हो तो अम्लता को वो बढ़ाता है, जिसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ 4 एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से हैं, वो एसिडिटी को घटाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एमिनो ग्रुप है NH2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन दाता है, एसिडिटी को घटाएगा, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाएगा, इससे हमने काटा। इसी तरह से मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो भी इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है, OMe, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये मेसोमेरिज्म के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करते हैं बेंजोइक एसिड के रिंग को। तो कार्बोक्सिलेट जो बेंजोइट आयन है उसको वो अनस्टेबल कर देते हैं और अम्लता को घटाते हैं। तो इन दोनों का नाम जो है हमने अपने लिस्ट में से हटा दिया, पैरामिथॉक्सी को और मेटा एमिनो को। हमारे पास बचा है 2 ऑप्शन, ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो यहाँ पर बचा हुआ है। हमने अभी पढ़ा है, हालांकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और स्टेबिलिटी देता है बेंजोइट आयन को या कार्बोक्सिलेट आयन को। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ऑर्थो इफेक्ट जो है वो यहाँ काम आएगा और डिसाइड करने में आंसर कौन सा है। पैरा की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड की अम्लता अधिक होगी क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट इसमें होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1, जो कि काफ़ी आसान था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं मेसोमेरिज्म किसे कहते हैं। मेसोमेरिज्म जो है पी या पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स का दूसरे पी और पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप के द्वारा बनता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो पी इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका संयुग्मित द्विबंधों के द्वारा मॉलिक्यूल में विस्थापन होने के प्रभाव को, इस प्रोसेस को मेसोमेरिज्म कहा जाता है। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं उनको प्लस प्रभाव वाले समूह और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होते हैं उनको प्लस प्रभाव वाले समूह कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को -m प्रभाव वाला समूह कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जिनके ऊपर हम देख सकते हैं कि या तो पाई बॉन्ड है या अधिकतर ये सिर्फ पाई बॉन्ड वाला ये अकेला समूह यहाँ पर है और बाकियों में आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर एक ना एक एटम होगा ऐसा जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अलावा जो -m प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं वो उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इन सभी में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले समूह जो हैं वो -m प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और pH को छोड़ के बाकी ये सारे जो हैं ये
प्लस एम प्रभाव वाले समूह है। इसमें सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। जो प्लस एम प्रभाव वाले समूह हैं वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या माइनस एम प्रभाव वाले समूह यानी मीजोमेरिज्म जो है वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। तो इस प्रकार से इन इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। देखिए, ये लोन पेयर वाला ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और मॉलिक्यूल में संयुग्मित द्विबंध है। और हम देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन के द्वारा विस्थापित हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर यानी इस समूह के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया और इसे कहते हैं प्लस एम प्रभाव, क्योंकि इस ग्रुप के ऊपर आया प्लस चार्ज। इसी तरह से ये डबल बॉन्डेड वाला समूह है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से माइनस एम प्रभाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल में संयुग्मित द्विबंध है और आप देख सकते हैं कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया है और मॉलिक्यूल जो बाकी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज आया है समूह के ऊपर, इसलिए इसे माइनस एम प्रभाव वाला समूह कहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप शोइंग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और पूछा है कि प्लस एम प्रभाव वाले समूह कौन से हैं। हमने अभी देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और डबल बॉन्ड हो तो ऐसे समूह जो हैं वो माइनस एम प्रभाव वाले समूह होते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड है तो माइनस एम प्रभाव वाला समूह होगा। यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और डबल बॉन्ड है तो माइनस एम प्रभाव वाले समूह हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर हमें लिस्ट याद भी नहीं हो तो इस टेक्निक के द्वारा हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्लस एम प्रभाव वाला समूह है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर 4 OH ग्रुप है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये भी काफ़ी आसान था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिपर संयुग्मता किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरलैपिंग के साथ और आप ये H प्लस आया है और इसका कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, जबकि इसका कार्बन के साथ पहले सिग्मा बॉन्ड था। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्थिति हुई है। ये फ्री आयन या मुक्त आयन नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है आकर्षण बल के द्वारा, लेकिन साथ में इसके साथ कोई भी बॉन्ड इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से पुकारा जाता है। इसका एक और नाम है, वो साइंटिस्ट के ऊपर है, वो है बेकर नाथन इफेक्ट। तो इन दोनों नामों से भी इसको पुकारा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट संपूर्ण इलेक्ट्रॉन विस्थापन होता है और इसमें सिग्मा जो ऑर्बिटल होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का अतिव्यापन खाली या फिर आंशिक रूप से खाली पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है या पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है। तो जिसकी वजह से जो नया जो सिस्टम में जो नया ऑर्बिटल बनता है और अतिव्यापन के द्वारा उसकी ऊर्जा कम होती है और मॉलिक्यूल या सिस्टम स्थायी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड है, ये खाली पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ और ये नया ऑर्बिटल बना जो कि जिसकी एनर्जी कम है। फलस्वरूप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रह जाता है। यहाँ कोई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं रह पाएगा जब ये अतिव्यापन होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये खाली ऑर्बिटल है और ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है। इन दोनों का अतिव्यापन हुआ और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये अतिव्यापन हुआ और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा। हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इन जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा
अति परसंयुग्मता के लिए सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये उन्होंने पूछा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे शून्य बंध अनुनाद भी कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विद पाई ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल का अतिव्यापन होता है, ये होता ही है, राइट है ये। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, ये स्थायित्व प्रदान करता है, ये भी सही बात है। यह एक छद्म प्रकार का प्रभाव है, सूडो इफेक्ट है, ये सूडो इफेक्ट नहीं है, ये रियल इफेक्ट है और कई प्रकार के रिएक्शंस और प्रॉपर्टी को समझाने के काम आता है। तो इसकी वजह से कई रिएक्शंस और कई प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं हमें मॉलिक्यूल्स के। तो जो हमारा ऑप्शन था कि नॉट ट्रू यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि काफ़ी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन था। इससे पहले कि हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी दो अलग अलग भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल, अगर वो डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल है, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर वो आयनिक बंध है। इन सभी में जो सबसे प्रबल है वो आयनिक बंध है, आयनिक अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बंध उससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम है डाइपोल। इसकी जो स्ट्रेंथ या प्रबलता सबसे कम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की होती है। तो उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम तब होगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। हमें मालूम है कि लिक्विड को वेपर में यानी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ता है। उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़ना है हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं अल्कोहल है, तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और हमें मालूम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तब हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अबंधित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के एटम के साथ ये एक बॉन्ड बनाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं हम। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है। तो इन बातों को हमने ध्यान में रखा और करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम है। हमने ये देखा कि एन पेंटेन में सिंपल 5 कार्बन एटम की श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला, और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड इस तरह से, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। डाईथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है, डाईथाइल ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि आपने देखा अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी, तो डाईथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में कम प्रबल है, इसलिए इसका भी उच्चतम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक नहीं होगा। एल्डिहाइड में भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। एन ब्यूटाइल अल्कोहल की बात यहाँ पर कही गई है, यानी अल्कोहल में OH ग्रुप है, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है वो बंधा हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो है दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दाता ऑक्सीजन, जो क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ ये बॉन्डेड हो जाएगा और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ यहाँ पर आगे जुड़ा हुआ होगा। 4 कार्बन की श्रृंखला यहाँ जुड़ी हुई होगी, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की तुलना में ज़्यादा प्रबल है। इसलिए सबसे उच्चतम जो क्वथनांक होगा वो एन ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है।
इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, याद कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस प्रकार के होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में भी हो सकते हैं, और ये तब होता है जब ये ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बंधा है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। साथ ही जो दूसरा समूह है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाए हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो इस तरह से ऑर्थो ग्रुप्स जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते कि जो समूह ऑर्थो पोजीशन पे है उसमें एक एटम ऐसा है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसी तरह से अगर हम पैरा को देखें तो पैरा में क्योंकि वही समूह अगर जुड़े हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रो है, यहाँ पे भी नाइट्रो है, लेकिन यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ पैरा पे है, तो पैरा पे ये दूरी इतनी होती है जो स्टीरियोकेमिकली या आप कह सकते हैं ज्यामितीय रूप से ये संभव नहीं है कि पैरा के जो समूह है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर जाएं, दिखा जाएं। इसी तरह से आप इस वाले में भी देख सकते हैं कि जो ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर हैलोजन है जो कि जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और जिससे हाइड्रोजन जो है, जो कि OH हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है ये, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रदर्शित कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ऑर्थो पोजीशन में आपस में ही एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं, और वही समूह अगर पैरा पोजीशन पे लगे हुए हों तो पैरा वाले जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और ऑर्थो वाले जो हैं आपस में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होगा अधिक, क्योंकि इसे एक दूसरे मॉलिक्यूल से तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है हाई पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में। तो अब इन्होंने हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे कम जो क्वथनांक है, निम्नतम है क्वथनांक, वो किसका है। 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं और हम एकदम देखते ही नज़र आ रहा है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल है, ये पैराक्रिसॉल है, पैराब्रोमोफिनॉल है, मेटाब्रोमोफिनॉल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑर्थोक्रिसॉल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा, जैसे पैराब्रोमोफिनॉल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन ऑर्थोक्रिसॉल में क्या चीज़ है, ऑर्थोक्रिसॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा एक और फैक्टर काम कर रहा है, जैसे OH और CH3। हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट जो है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोक्रिसॉल का इसलिए होगा क्योंकि ये जो OH आसानी से किसी दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे बेंजीन रिंग, मैं इसको करेक्टली बनाती हूँ, OH जो है किसी और दूसरे क्रिसॉल के मॉलिक्यूल के साथ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जाए, ऐसे में त्रिविम बाधा आती है। इसीलिए ऑर्थो जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्थो प्रतिस्थापित कंपाउंड होते हैं, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता न भी रखें तो भी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में त्रिविम बाधा प्रस्तुत करते हैं, त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंडरेंस एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, जिसकी वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना कम संभव हो पाता है, उतनी प्रबलता से नहीं बन पाता, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, और अगर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कम ऊर्जा के द्वारा ही उनको एक दूसरे से लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, द्रव से वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए ऑर्थो का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा, जो कि आसान सा आंसर था। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।